नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को अपनी ही पार्टी की सबसे उत्साही समर्थकों में से एक एक्ट्रेस कंगना रनौत को उस टिप्पणी के लिए लताड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को 2014 में असली आज़ादी मिली। जब पीएम मोदी सत्ता में आए, वरुण गांधी ने कंगना रनौत के बयान की वीडियो की क्लिप के साथ लिखा कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडेय से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब वरुण अपनी ही पार्टी पर भड़कते नजर आए हों। इससे पहले भी वरुण के बगावती सुर देखने को मिले हैं। वरुण गांधी की ओर से लगातार किए जा रहे हमलों से सरकार असहज महसूस करने लगी है। इसको लेकर राजनीतिक जानकार तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस बगावती रुख का कारण क्या है और वरुण गांधी और मेनका गांधी के सामने आगे विकल्प क्या हो सकते हैं। इसी मसले पर आज राष्ट्र धर्म में चर्चा होगी। श्री वरुण गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मगर श्री वरुण गांधी जी जो भी अपना वक्तव्य इस समय दे रहे हैं वो आपका उनका निजी है। आज उन्होंने जो भी कंगना रनौत जी के विषय में बोला है कि 2014 में आज़ादी मिली है, 1947 में तो जो गुलामी, बिल्कुल 1947 में जो भारत गुलाम था उससे आज़ादी मिली थी, मगर कंगना रनौत जी का जो 2014 आज़ादी का जो टीका टिप्पणी है वो उनकी अपनी व्यक्तिगत है और उन्होंने क्या सोच और क्या समझ के ये वक्तव्य दिया है इस पर कोई गौर करने वाली चीज़ नहीं है। अगर आदरणीय वरुण जी इस पर कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ चाहते हैं कहना, तो उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का कोई समर्थन नहीं करती है, उनका निजी भी हो सकता है। कंगना रनौत द्वारा जो दिया गया है इंटरव्यू, उसमें कहा गया है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में आज़ादी मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये उनके मानसिक दिवालियेपन का जो है एक जीता जाता उदाहरण है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 1947 में जो भी आज़ादी मिली है वो हमारे हजारों शहीदों का अपमान है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे मंगल पांडे हो। इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद कराया और लाखों लोग जो है इसमें संघर्ष में शामिल हुए। लोग अपने सीने पे गोलियां खाए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। तो यह पूरा एक जो शहीदों का अपमान कंगना रनौत ने कहीं ना कहीं किया है और शायद उनको अभी पद्मश्री पुरस्कार मिला है, वो पद्मश्री पुरस्कार से उनको भारत रत्न पुरस्कार चाहिए होगा, इसलिए वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यह आज शगुफा हो चुका है कि जो आज़ादी के परवाने हैं उनको अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। जय हिंद। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कंगना ने कैसे भड़ास निकाली। कंगना रनौत एक बार फिर गलत वजह से सुर्खियों में। देश को आज़ादी भीख में मिलने वाले उनके बयान पर वरुण गांधी ने ट्वीट कर नाराजगी जताई थी। कंगना ने वरुण का ट्वीट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा है, जबकि मैंने साफ तौर पर कहा था कि 1857 की क्रांति को नियंत्रित किया गया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश शासन की तरफ से और अत्याचार और निर्दयता की गई थी और करीब एक सदी बाद हमें आज़ादी दी गई, वह भी गांधी की भीख पर। जा अब और रो। कंगना के इस बयान पर वरुण गांधी ने ट्वीट किया था, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान और शहीद मंगल पांडे से लेकर सबका अपमान। कंगना के बयान तो हमेशा चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से
वरुण गांधी के बयान भी अब राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगे हैं और दरअसल गूंजने यूँ लगे हैं कि वो जब भी कोई ऐसी बात होती है कि सरकार के समक्ष अपनी नाराज़गी रखनी हो या बात रखनी हो तो बड़ी बेबाकी और इतने खुलेपन से रख देते हैं कि पशोपेश में आ जाते हैं सब चीज़ें कि आखिर वरुण किस रास्ते चल पड़े हैं। और यही बात कि आखिर वरुण गांधी की बगावत आखिर किस ओर जा रही है और ये बगावत आने वाले दिनों में क्या क्या राजनीतिक मायने तय कर सकती है। वरुण गांधी लगातार सियासी गलियारों में अपने अंतर्विरोध को अपने बयानों से जाहिर करते हुए और इस बार और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर भारतीय जनता पार्टी से, राजनीतिक विश्लेषक इंदुकांत दीक्षित, रत्नाकर सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत राष्ट्रधर्म में। सबसे पहले रत्नाकर जी, ये हो क्यों रहा है सब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों और भारतीय जनता पार्टी के जो वरदहस्त लोग हैं उनको आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि वह देश के शहीदों का अपमान करने में उनको गर्व महसूस होता है। चाहे वह गांधी जी की ही बात ले लीजिए, चाहे किसी भी शहीद की बात ले लीजिए, उनको अपमानित करने में इनको राष्ट्र का गौरव इनको महसूस होता है। ये किस मानसिक दिवालियापन से ये भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग गुजर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं कि जब 1947 में हमारी आजादी मिली तो उसमें हजारों लोग शहीद हुए, लाखों लोग उस कारवां में शामिल हुए जो आजादी का कारवां लेके चले थे और अपने सीने पे गोलियां खाई, अपने पीठ पे डंडे सहे। तो किस तरह से इन लोगों ने आजादी में योगदान दिया और अपना बहुमूल्य योगदान दिया, उस आजादी को आज ये कंगना रनौत जी कह रही हैं कि भीख में मिली हुई आजादी है। इनका ये मानसिक संतुलन बिल्कुल खराब हो चुका है। ये कह रही है कि 2014 से जो है असली आजादी मिली है, तो मैं 2014 में इनकी असली आजादी क्या है वो भी मैं बता देना चाहता हूं। 2014 में इनकी आजादी मिली है, टैक्स जो पेट्रोल पे जो वसूला जाता है 70 रुपए के करीब लोगों से, मतलब जितना प्राइस है उसका 2 गुना टैक्स वसूलने की आजादी मिली है। महंगाई जो सिलेंडर हमारा 400 रुपए में मिलता था उसको 1000 कर दिया है, वो दाम बढ़ाने की आजादी मिली हुई है। इनको बेरोजगारी बढ़ाने की आजादी मिली हुई है, देश अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, उसकी आजादी मिली हुई है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आत्महत्या हो जाए कोई बात नहीं, आजादी है ना। किसी को भी ये नहीं लग रहा है कि वो किसानों के प्रति जो है संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। तो इनकी आजादी एक बार रत्नाकर जी सबका वक्तव्य ले लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। प्रदीप भटनागर जी, रत्नाकर सिंह जी को भी सुन लिया और कंगना रनौत को भी सुन लिया और बगावती वरुण को भी सुन लिया। उत्तर प्रदेश राजनीति का वो पावर हाउस है जहां से देश की राजनीति तय होती है और उत्तर प्रदेश में ये जो बगावती सुर हैं इनके मायने क्या हैं? जी, मैं सबसे पहले तो ये शुरुआत करूं मैं कि आजादी की जो बताई है ये बता दूं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं मैं मेरे साथी को कि जो कंगना रनौत जी बीजेपी की नेता नहीं है। कंगना रनौत एक एक्टर है, उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया तो उसके स्तर पे अगर भाजपा से जोड़ोगे वो ठीक नहीं। पहले अपने संज्ञान में पहले ये चीज ले लीजिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, वरुण जी ने जो भी कहा है वक्तव्य में, वो वक्तव्य क्यों कहा है, किस लिए वो वक्तव्य जी अरुण जी बताएंगे, वरुण गांधी जी। पहली बात देखिए, आज का जो चुनाव है वो विकास को और आपने धरती पे रहकर धरातल पे क्या क्या आज का चुनाव है उसको लेके। जैसे आज इन्होंने बताया कि 2014 में आजादी किस चीज की हुई, किस चीज की नहीं हुई, बड़ा अच्छा बताया इन्होंने। कहने को तो मैं भी कह दूं कि 2014 से अगर बात को देखें तो 88% का बजट में नुकसान है, 2,78,000 समथिंग का घाटा चल रहा है पंजाब के अंदर।
36,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। बहुत चीजें हैं बोलने के लिए। पंजाब का तो सर इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो पूरे देश में। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आजादी की बात चल रही है, मैं बता रहा हूँ पूरे देश की। तभी मैं पूछ लूं, अगर नौकरी की बात कर रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए, कि आपने पंजाब में, राजस्थान में, केरला में और महाराष्ट्र में कितने लाख लोगों को नौकरी दी, बताएंगे नहीं। सेंट्रल के अलावा प्रदेश की जो सरकार है उनको नौकरी देने का काम होता है, इस विषय में नहीं बोलेंगे। एक मतलब जो भी कहा है कंगना जी ने, कंगना जी का अपना कहने का हुआ है, उन्होंने क्या सोचे आज क्या बोला, क्योंकि वो सुर्खियों में रहने के लिए विवादित बयान अपने देते रहती हैं। ये आपने, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अगर कोई मेरे भाजपा का कोई नेता बोलता तो मैं कहता ठीक है, वरुण जी ने वो कमेंट्स उन पे करें, और वरुण जी ने क्या सोच के करे हैं तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हाँ, रही भारतीय जनता पार्टी की बात, वरुण जी हमारे सांसद हैं और माननीय सांसद है, और भाजपा के कार्यकर्ता भी है। अगर वरुण जी नाराज चल रहे हैं या कुछ वक्तव्य उनका आ रहा है तो उस विषय में बैठ के हम लोग बात करेंगे। हाँ, ये करना चाहिए, ये परिवार है। रत्नाकर जी रुकिए, एक बार वक्तव्य ले लेते हैं। इंदुकांत जी दीक्षित हमारे साथ हैं। इंदुकांत जी, ये जो चल रहा है, वरुण जी बगावती हो रहे हैं, कंगना रनौत तो अपने बयानों के लिए सुप्रसिद्ध हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, लेकिन अब जो राजनीतिक मायने हैं इसके, वो थोड़ा सा कहीं एक धर्म संकट में डाल देते हैं बीजेपी को भी और तमाम उन राजनीतिक दलों को, कि आखिर कहाँ पे कैसे क्या क्या हो सकता है। सारी संभावनाओं पे पूरी तरह से खोल देते हैं, सारी संभावनाओं को। तो वो क्या क्या संभावनाएं खुल रही हैं और क्या क्या राजनीतिक मायने निकल रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। मेरी बात क्लियर आ रही है ना? जी। जो बात अभी कहा भटनागर जी ने, वो महत्वपूर्ण है कि उन्होंने बिल्कुल दो टूक के बता दिया कि कंगना रनौत कहीं से भी कोई भाजपा की नेता तो है नहीं। और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे, आप भी पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूँ, कि जो इस तरह के तत्व समाज में होते हैं, जो सिर्फ किसी ढंग से पब्लिसिटी पाने के लिए, उन्हें पता है कि निगेटिव बात करेंगे तो पब्लिसिटी मिलेगी। मीडिया निगेटिव इज न्यूज, पॉजिटिव इज नो न्यूज। मीडिया में सिद्धांत चलता है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी आजकल मीडिया में आती है। इसीलिए आप देखते होंगे संसद में, विधानसभाओं में लोग अब बहस नहीं करते हैं। 80s 90s तक भी लोग बहस करते थे और उनके बहस के लिए उन नेताओं को जाना जाता था। अब कुर्ते फाड़ते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, टेबल पे चढ़ जाते हैं, बिल फाड़ देते हैं, क्योंकि निगेटिव इज न्यूज का कॉन्सेप्ट और हावी हो गया है। उनको पता है कि हम कुर्ता फाड़ेंगे तो न्यूज में आएंगे, और अच्छी डिबेट करेंगे, अच्छा बहस करेंगे तो शायद हमें कोई बाइट नहीं दिखाया जाएगा मेरा। तो कंगना रनौत क्योंकि फिल्म की, एंटरटेनमेंट की शख्सियत है, तो उनको पता है कि हम कुछ इस ढंग की बेसिर पैर की बात करेंगे। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रखेंगे इंदुकांत जी। पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इंदुकांत जी, सवाल ये है कि कंगना ने क्या बोला या क्या नहीं बोला, लेकिन वरुण गांधी एक कद्दावर और एक जनाधार वाले व्यक्ति हैं, नेता हैं, और उनकी बात के मायने हैं। तो दरअसल उन्होंने क्यों बोला, कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आता तो ठीक था, वाजिब बात थी, लेकिन खुद बीजेपी के एक बड़े नेता और उत्तर प्रदेश में आज जिस एक वो कहीं राजनीतिक घमासान का वो मैदान बना हुआ है, वहाँ पर ये बयान काफ़ी मायने रखता है, जिस तरह लगातार वो मुखर होके और कहीं खिलाफ बयान दे रहे हैं। जी चंद्रशेखर जी, मैं इसी बात पे आ रहा था। जी देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कंगना रनौत के बयान पे बयान देने की वरुण गांधी को क्या जरूरत पड़ी। जी, तो आपने जो कहा कि कांग्रेस को बयान, मेरा ये मानना इसमें थोड़ा सा, मेरा अपना थॉट थोड़ा डिफरेंट एंगल पे है कि इनफैक्ट अगर कोई सिंपैथाइजर है भाजपा का या संघ का या कांग्रेस का, तो
कोई उल्टा पुल्टा बयान देता है तो पहले उस विचार के लोगों से, उस पार्टी के लोगों से, चाहे वो उसका सदस्य हो या सिंपैथाइजर हो या उससे मिलती जुलती बातें करता हो, तो वहां से पहले उसका खंडन आना चाहिए। जैसा भी प्रदीप जी ने कहा कि वो क्या कहती रहती हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि केंद्र में सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, अभी सोमवार को उन्होंने उनको पद्मश्री अवार्ड दिया है, और ऐसे मौके पर जो राष्ट्रीय सम्मान की बात है, आज़ादी की बात है, उससे जुड़े ऐसे बयान देना, तो इस पे सीधा खंडन सरकार की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से आना चाहिए, जिनकी सिंपैथाइजर वो कहीं न कहीं जनमानस में मानी जाती है। जी तो ये पहला उनकी ड्यूटी है, तो मेरा ये मानना है पहला। दूसरा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि वरुण गांधी ने जो ये रिएक्शन दिया, कहीं ना कहीं वरुण गांधी को भी पब्लिसिटी चाहिए। अब वो पब्लिसिटी के लिए उन्होंने देखिए मुद्दा क्या चुना, बड़ी कारीगरी से। एक तो उन्होंने ये चुना कि जो 2014 के शासन प्राइम मिनिस्टर मोदी का महिमा मंडन कर रहा है, बहुत ज्यादा गुणगान कर रहा है, उस पर अटैक करो। दूसरा, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स के कारण, पब्लिसिटी स्टंट के कारण कंगना रनौत पब्लिसिटी में है, लोगों के एक पब्लिक डोमेन में प्रचार पा रही हैं, तो उस पर हम कमेंट करेंगे। तो आज देखिए उसके कारण उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो वरुण गांधी वहां बैठ करके क्या बात कर रहे हैं, शायद चर्चा नहीं होती। अब आप देखें कि जिस पार्टी में है उस पार्टी के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ प्रदीप जी से कि उनका एक सांसद और एक प्रमुख सांसद जो गांधी नेहरू परिवार से जुड़ा हुआ है और भाजपा के साथ है वर्षों से, उनकी माँ भी, मेनका गांधी भी, और वो भी, वो इस जग के बयान उल पटांग उल जलूल रोज दे रहे हैं। अगर भाजपा को लगता है कि ये गलत बयान है तो उन्होंने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? क्यों नहीं उनके खिलाफ बयान जारी करते हैं, पब्लिक पोस्टर नहीं लेते हैं? तो जनता में ये भ्रम होता है कि या तो आपका उनका नियंत्रण नहीं है, या वो आपकी पार्टी छोड़ना चाहते हैं और आप उनको पकड़े हुए हैं। तो अगर कोई इस जंग का शीत युद्ध चल रहा है तो भाजपा को स्थिति साफ करनी चाहिए। और एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। प्रदीप भटनागर जी जवाब लेंगे इंदुकांत जी, इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, आइए चलते हैं प्रदीप भटनागर जी के पास। प्रदीप भटनागर जी, ये जो बयान, ये जो चर्चा है, इंदुकांत जी ने जो कहा कि आपको कहीं अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए सबसे पहले। देखिए, अगर आप स्टैंड की बात करते हैं, देखिए सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं आदरणीय वरुण जी, और वरुण गांधी जी पहले भी सांसद रह चुके हैं, और आपने उनके वक्तव्य तो राहुल गांधी जी के बारे में भी सुने हैं, नया नहीं है। देखिए ठीक है, अगर जैसे अभी मैं सुन रहा था अभी इंदुकेश जी को, देखिए अगर सांसद हैं, अगर उनकी अगर भारतीय जनता पार्टी में लगता है अच्छा तो अच्छा लगेगा, और अगर बुरा लगेगा तो वो बुरा मानेंगे, बुरा चीजें होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो देखिए आना जाना चलता रहता है, मगर वो हमारे सांसद हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा मान सम्मान है। बाकी वरुण जी क्या सोच के क्या चीजें बोलते हैं वो भी ठीक है, मगर यहाँ कोई किसी की बाउंडेशन नहीं है, ना किसी ने कोई बांध रखा है। ये जो बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी में तो आना जाना चलता रहता है, ये मतलब वरुण गांधी कद्दावर और जनाधार वाले नेता हैं और उनका अपना एक कद है राजनीति में। जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, और जहां भारतीय जनता पार्टी में जिसको भी बोलना है उसको अधिकार दिए हुए। अगर आदरणीय सांसद हैं हमारे, हम उनका अभी भी मान सम्मान करने बैठे, मगर वरुण जी को सोचना है कि आप जो बोल रहे हैं कार्यकर्ता आपको सुन रहे हैं, और क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी सबको दे दो। वो सर यही पूछ रहे हैं, अभी भी क्यों, मतलब अभी भी सम्मान, यही वो इंदुकांत जी यही सवाल उठा रहे थे कि अभी भी क्यों। देखिए अगर अभी की बात करेंगे, वो भाजपा के सांसद है और पहले भी सांसद है, जनता को देख रहे हैं, और जनता भी ने भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देख के उन्हें सांसद बना के भेजा है, और अपना सांसद का कार्य जो भी होता है उसको काम को अपने प्रदेश का और पीलीभीत लोकसभा का काम कर रहे हैं वो। बिल्कुल। रत्नाकर जी, भाजपा से रत्नाकर जी, ये जो इंदुकांत जी ने निष्कर्ष अभी निकाला है, और ये कि
सांसद हैं, जिम्मेदार हैं, जनाधार है और फिर पार्टी को स्टैंड क्लियर करना चाहिए सबसे पहले। शायद ये बहुत अच्छा विश्लेषण है। देखिए, मैं इनके वक्तव्य पे यही कहूंगा कि जो वरुण गांधी जी ने कहा है, तो पहली चीज मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के ये बताए हैं कि वो सही कहा है कि गलत कहा है। कहीं उसमें तो उन्होंने गलत नहीं कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अगर सही कहा है तो उसका आपको समर्थन करना चाहिए, और समर्थन करते हुए जो पद्मश्री जो दिया गया है इनको, कंगना रनौत जी को, वो पद्मश्री वापिस लेना चाहिए। ये हमारी पार्टी की मांग भी है कि इस तरह से जो औरत जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, जो शहीदों का अपमान कर रही है, जो शहादत दी है हमारी आजादी में, उन लोगों का अपमान करने का काम ये मानसिक संतुलन खो बैठी जो महिला कर रही है, उससे उसका पद्मश्री वापस लेने का काम करना चाहिए। अच्छा, ये बयान, ये अभी रत्नाकर जी, ये स्टैंड अभी आपने लिया है डिबेट में बैठे बैठे, ये पद्मश्री लौटाने का, या पहले पार्टी ले चुकी है? देखिए, इस तरह का कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश के बारे में बात करता है, जो हमारे शहीदों का अपमान करता है, तो उसको सम्मानित करने का काम नहीं करना चाहिए। और सुनिए, और एक मैं बड़ी स्पष्ट बात बताना चाहता हूं कि पद्मश्री जो दिया गया कंगना रनौत को, इनको किस प्रतिभा के हिसाब से दिया गया है, जरा ये भी बता दें। अरे पद्मश्री तो ऑक्सीजन मैन हमारे श्रीनिवास जी हैं, उनको देना चाहिए था। पद्मश्री तो सोनू सूद जी को देना चाहिए। रत्नाकर जी, सवाल अच्छा, जवाब अच्छा दिया है आपने। पहले एक लेते छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सभी गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इंदुकांत जी, रत्नाकर जी जो कह रहे हैं कि पद्मश्री कंगना रनौत को क्यों, सोनू सूद को क्यों नहीं, लेकिन घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि वरुण गांधी बगावती क्यों? चंद्रशेखर जी, बड़ी बात यह है कि देखिए, मैं 2 लाइनें में अपनी बात पूरी नहीं कह पाया था फर्स्ट राउंड में। जी देखिए, मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। और देखिए, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी, जो शहीदों ने अपने त्याग और बलिदान से, चाहे भगत सिंह जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे बिस्मिल हों, जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी तो देश की आज़ादी मिली, उसको 2 शब्द कह के कोई उसका महत्व कम नहीं कर सकता है। लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता था कि कंगना रनावत ने शब्दों का प्रयोग, भावनाएं जो कहीं वो उचित बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसमें से एक निहितार्थ मैं निकाल सकता हूँ। शायद वो, अगर वो ये कहती तो बेहतर होता, मैं भी उनका समर्थन करता कि 1947 में आज़ादी मिली जी, लेकिन वो पूरी आज़ादी नहीं थी। जो अभी बातें कह रहे थे जैसे रत्नाकर जी कि 2014 से जिस आज़ादी की बात कंगना रनावत कह रही हैं कि हमें तेल में दाम बढ़ने का आज़ादी मिला, ये इस ढंग की बातें जो चर्चा कर रहे थे। देखिए, 1947 किसी भी देश की आज़ादी होती है। जापान में देखिए 1945 में परमाणु बम से हमला किया अमेरिका ने, लेकिन आप देखिए 25-30 साल में जापान कहां से कहां पहुंच गया, और वहां जनसंख्या घनत्व तो भारत से कई गुना था। चंद्रशेखर जी, कोई न कोई कारण तो होगा कि 1947 में हमें जब फिजिकली आज़ादी मिली तो उसके बाद हमने कहां कहां कम काम किया, कहां कहां दिक्कतें रहीं कि ये पूर्ण आज़ादी, जिसको हम स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ और देश को आगे लाने के लिए, ले जाने के लिए उपयोग करते। जैसे जिस आज़ादी के दिन हम जश्न आज़ादी मना रहे थे, उस दौरान अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, पुस्तकें पलट रहा था कि किस तरह से लाखों लोग आज़ादी की इस विभीषिका में त्रस्त हुए और मारे गए, पूर्वी पाकिस्तान की तरफ, पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ। तो क्या ये आज़ादी मनाने का सही दिन था? क्या ये आज़ादी पूर्ण आज़ादी थी? क्या हम लोगों की मातृभाषा की जो आज स्थिति है वो पूर्ण आज़ादी को इंडिकेट करती है,
चीन जैसे एक देश में उन्होंने मैंडरिन को अपना राष्ट्रीय भाषा घोषित किया और आज पूरा देश उनका उस भाषा से एकजुट है, जुड़ा हुआ है। हमारे देश में अगर एक भाषा में पूरे देश में हर हिस्से में बात करनी हो तो आज़ादी के 72 साल बाद अंग्रेजी पद मिलती है। हिंदी में आप पूरे देश के हर कोने में बात नहीं कर सकते हैं और स्वाभिमान से नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये हर जगह उसको उचित सम्मान मिलता है। तो कहीं ना कहीं आज़ादी जब हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, उसका महत्व नहीं आप कम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिन अर्थों में जिस तरह से सबकी खुशी के साथ आज़ादी मिलनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई और उस आज़ादी का हमने सदुपयोग करके देश को जहां तक पहुंचाना था उसको पहुंचाने में अब तक विफल रहे हैं। ये बात अगर कहना चाहती हूँ कंगना रनौत तो मैं उसका अंशतः समर्थन करूंगा। जी बिल्कुल, आपने सारे मेरे शब्द सारे आपने ले लिए। और सच्ची बात तो आज़ादी जो थी वो कांग्रेस आज़ादी थी कि कांग्रेस से जो आज़ादी मिली वो 2014 के बाद मिली। जो कंगना रनौत जी ने हमला कांग्रेस पे किया है, इसलिए ये पद्मश्री जो वापसी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें आज़ादी जो मिली, हमें क्या मिला उसके बाद और हमें कितनी स्पीड से क्या चीजें मिलनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस में इतनी एकजुटता थी, अब सब चीजें थी, तो आज यहाँ हाशिए पे खड़े हैं तो नहीं होता। और कंगना रनौत जैसे एक्टर को जरूरत नहीं थी बोली ये चीज। आप पद्मश्री तो मांग रहे हैं, अपने आईने में अपने गिरवान में झांक के नहीं देखते। प्रदीप भटनागर जी, यहाँ व्यवस्था को दोषी बताया है शायद इंदुकांत जी ने, बजाय किसी पार्टी के। बिल्कुल इंदुकांत जी, सही कहा। आपने किसी दल को दोषी बताया या व्यवस्था को दोषी बताया? उदाहरण, बिल्कुल उदाहरण दिया। नहीं, हमने व्यवस्था को और साथ में जो आज़ादी के समय जो लोग आज़ादी का ट्रांसफर कर रहे थे अंग्रेजों से भारत में, भारतीय नेताओं के हाथ में, उसमें भी कुछ लोग इसके जिम्मेदार रहे हैं जी कि आप जिस आज़ादी की बात ले रहे थे, जो आज़ादी हमें शायद कुछ और वर्ष पहले भी मिल सकती थी और जरूरत पड़ने पर दलाली कर रहे थे, विघटन न होता, देश का बंटवारा नहीं होता, अगर हम कुछ दिन और रुक जाते कि नहीं हमें पूरा देश चाहिए, तो इसलिए जो लोग आज़ादी ले रहे थे अंग्रेजों से, वो लेने का तरीका भी हमें आपत्ति है कि देश के विभाजन के साथ आज़ादी हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंदुकांत जी, वर्तमान राजनीति तो और ज़्यादा कई पथ से अलग जा रही है। वर्तमान राजनीति में जिस तरह की मतलब उपलब्धियों पर चर्चा होनी चाहिए या जिस तरह विकास पर चर्चा होनी चाहिए, उसके अलावा चर्चा तो कहीं और चली गई है। और शायद वरुण गांधी वापस भी रास्ते पे आ सकती है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, आपकी चर्चा में ही अभी कुछ दिन पहले एक कांग्रेस के नेता कह रहे थे, मिस्टर धवन जी, कि हमें कोई संकोच नहीं कहने में कि 370 हटा करके भाजपा की सरकार ने अच्छा किया। लेकिन क्या कांग्रेस की राष्ट्रीय नेतृत्व इसको स्वीकार करती है? मैं चंद्रशेखर जी 5 वर्ष जम्मू कश्मीर में रहा हूँ और आप कश्मीर में भी चले जाएं, लद्दाख में भी, जम्मू 3 रीजन थे उसके जी, तीनों रीजन में लोग कहते हैं कि कश्मीर के इस हालात के लिए नेहरू जी जिम्मेदार जी। तो अगर ये है तो फिर आप कहाँ सफल हो? अगर उन्हीं कांग्रेस के ही एक नेता जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, पटेल जी, उन्होंने ऐसे कदम उठाए कि हैदराबाद के संकट को, चुनागढ़ के संकट को सल्टा दिया। लेकिन नेहरू जी ने कहा, जो इतिहास कहता है कि नहीं, कश्मीर का मैं हूँ, कश्मीर की समस्या में सल्टाऊंगा। आप 370 जैसे एक व्यवस्था किए और आप देखें कि इंटायर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उसके खिलाफ खड़ा हो गया। आज कम से कम इतना तो तय है, ये रत्नाकर जी भी मानेंगे खुले दिल से, कि 370 जब इनइफेक्टिव किया गया उसके पहले की स्थिति और आज हम बेहतर स्थिति में हैं। और हो न हो, देश के फुल इंटीग्रेशन के लिए, मेरा बेटा पैदा हुआ जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने कहा कि उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दी जाएगी जी। ये एक देश है और अगर ये है एक देश जहाँ पे हमारे बेटे को पैदा होने पर दुनिया में किसी को भी कहीं प्लेन में भी अगर आप पैदा हो जाए आपका बच्चा और वो अब जिस देश की सीमा से गुजर रहा होता है, वहाँ की नागरिकता आपको स्वाभाविक तौर पर मिल जाता है। लेकिन इस देश के अंदर ही एक राज्य में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा बेटा वहाँ पैदा होता है और उसे नागरिकता नहीं दी जाती, और इस व्यवस्था का समर्थन करते हैं वहाँ के स्थानीय दल और कांग्रेस। तो अगर ये इस ढंग की नीतियां हैं तो इसका विरोध तो मैं करता हूँ, मुखर तौर पर इसमें सुधार हो रहा है, इसका समर्थन भी करता हूँ जी। रत्नाकर जी, अब आपने पूरी चर्चा को सुना है, एक गंभीरता आपके बयान में भी चाहिए।
मुझे थोड़ा समय दीजिएगा चंद्रशेखर जी बातें अपनी पूरी करने की। जी। मैं इन बंधु का भी बातों का जवाब दूंगा। मैं थोड़ा सा पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे जो कुछ प्रश्न पूछे थे वो भी जरा फिर से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसका जवाब मुझे मिला नहीं है कि वरुण गांधी ने जो कहा है वो सही कहा है कि गलत कहा है। अगर सही कहा है उन्होंने तो पद्मश्री आप वापिस उनसे लीजिए। यह वही कंगना रनावत हैं जो मुंबई में आती हैं और मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, लेकिन मुंबई को बदनाम करने का काम यही कंगना रनावत करती है। आपका जवाब लेंगे, इससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, आइए चलते गेस्ट के पास। रत्नाकर जी, आप जवाब दे रहे थे जो इंदु कांति जी ने कहा और जो प्रदीप भटनागर जी ने कहा। जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये उन लोगों का समर्थन करते हैं जो कांग्रेस का विरोध करते हैं। ये राजनीतिक रूप से करना भी चाहिए, लेकिन कौन सही है कौन गलत है ये भी जरा परखना चाहिए। और वरुण गांधी ने जो कहा है वो एक्सेप्ट करते हुए जो पद्मश्री इनको दिया गया है कंगना रनावत को, उसको वापस लेने का काम करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ इसी तरह से जो अपने शहीद हैं, जो देश के लिए जो अपनी शहादत दिए हैं, उनको बदनाम करने का काम कर देते हैं और ये उल जुलूल बयान देने का ये लोग काम करते हैं। मैं इनका एक युवा एक नेत्री थी, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ये आजादी हमको लीज पे मिली हुई है। तो इस तरह से तो ये ज्ञान के भंडार रखे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित लोग जो है इस तरह के ज्ञान के भंडार से परिपूर्ण है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अगर कंगना रनावत जी ने कोई बहुत उम्दा काम किया, आपने पद्मश्री दिया है, तो आपने उन लोगों को क्यों नहीं पद्मश्री दिया जो इस कोविड में जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने दिन रात एक करके लोगों की सेवाएं की। हमारे ऑक्सीजन मैन जो श्रीनिवास जी को आपने पद्मश्री क्यों नहीं दिया? आपने सोनू सूद जैसे आदमी को पद्मश्री क्यों नहीं दिया? आपने तो उनके ऊपर सीबीआई जांच बिठा दिया। तो ये आपकी मानसिकता है, आप लोगों की मानसिकता यही रही है कि जो भी देश हित में काम करता है, जो आम जनता है वो देश हित में काम करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर जो है आप सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके और उसको फंसाने का काम करते हैं। और जो इस तरह के मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग बैठे हैं समाज में, उनको आप जो है सम्मानित करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस मानसिकता से ऊपर उभर कर आनी चाहिए और जो पद्मश्री दिया गया है उसको वापिस लेने का भी काम करना चाहिए। रही बात मेरे मित्र जो अभी कह रहे थे कि जो आरोप लगा रहे थे कि परिस्थितियों पे, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों पे कांग्रेस जिम्मेदारी बता रहे थे, तो मैं इनको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का सबसे बुरा हाल हुआ था 1990 में, 1990 के दशक में जब सबसे बुरा हाल हुआ था, उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार थी बीपी सिंह की, जनता दल की सरकार थी। और वो जनता दल की सरकार किसके समर्थन से बनी हुई थी? वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी हुई थी, जब 3 लाख हिंदू कश्मीर छोड़ के भागे हुए थे। तो परिस्थितियां जो बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था उस समय, और आज की परिस्थिति ये है कि आज आए दिन रोज आतंकवादियों का हमला हो रहा है और लोग जो हिंदू वहां पे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं वहां पे कश्मीर में, वो आए दिन जो है वो पलायन कर रहे हैं और जम्मू में शिफ्ट हो रहे हैं और आतंकी घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवादियों को फंडिंग मिलना बंद हो जाएगा, आतंकी हमले कश्मीर में बंद हो जाएंगे, आज देख लीजिए किस तरह से नोटबंदी का ये बुरा मतलब जो ये कहते थे कथनी में और करनी में कितना स्ट्रेटेजिकली ये फेल भी हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं बताना चाहता हूं कि आप एक बार जरा गूगल भी कर लीजिएगा कि आज कश्मीर की परिस्थिति जो है 1990 से भी बदतर हो गई है। वहां पे आए दिन जो है लोगों को मारा जा रहा है, जो वहां पे अल्पसंख्यक है वहां पे मारा जा रहा है। उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री तो सदन में, भटनागर जी का जवाब, गृह मंत्री जी तो सदन में कहते थे कि हम जो 370 हटाएंगे तो वहां पे अमन आ जाएगी, शांति आ जाएगी। आज तो परिस्थिति और बदतर हो गई। भटनागर जी का जवाब ले लीजिए। कांग्रेस की दुम पे जो पैर रखता है ना अदर आदमी,
तो बड़ा उछलता है बहुत ज्यादा मामला। देखिए, हम उदाहरण के तौर पे देखें कि महाराष्ट्र की सरकार में जब कंगना रनावत ने सुशांत राजपूत को लेकर जब दुम पे पैर रखा था, तो कितनी बौखलाहट हुई थी कांग्रेस की, संजय राउत ने घर तोड़वा दिया था। इस पे नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। और साफ कहा था कि ठाकरे परिवार और ठाकरे परिवार का जो उद्धव ठाकरे के खुद बेटे जो मंत्री हैं, उनका खुद इन्वॉल्व है और प्रेशर है पुलिस पे कि आप इसको बंद करें, आप तहकीकात कम करें, आप इसको, इस विषय में नहीं बोलेंगे। कंगना रनावत को इतनी बार कांग्रेस ने धोया कांग्रेस को, तो उस विषय में नहीं बताएंगे। पहले चीज देखिए, उनका अपना है, ट्वीट करें जो मर्जी कंगना जी करें, वो उनका निजी मामला है। हाँ, पहले चीज देखिए, जो कश्मीर की बात कर रहे थे, अगर आप कश्मीर जाइए तो सही, कोई आपका गृह मंत्री 3 दिन बिता के आया हो और बहुत सारे कार्यक्रम खुल के और बाहर एक सभा करके आया हो तो बताइए। और जो आपने दंगे की, आपने जो 90 की बात, 91 की बात करी और आपने वीपी सिंह की सरकार की बात करी, तो थोड़ा ये भी डाल दीजिए रोशनी कि जम्मू कश्मीर में कौन बैठा हुआ था और वीपी सिंह को समर्थन किसने दे रखा था, थोड़ा सा इस पर भी बहुत डाल दीजिए। पहली चीज, आपने उसमें जो रोल निभाया वो सबने देखा और आपको ये भी पता है जब कार सेवकों को राम मंदिर में जब गोली चलाई गई थी तब किसकी सरकार थी, वो भी आपको पता है। और आप दंगे की 47 की जो बात कर रहे हैं, हमें 47 के दंगे वही पहले के पता है जो वायनाड के अंदर हजारों हिंदू मार दिए गए थे और कांग्रेस ने कितना बड़ा रोल निभाया था, वो भी हमको पता है। अगर कंगना रनावत ने अपनी पीड़ा बताई है 47 के बाद की और 2014 को लेके, तो उस चीज को आप अगर डीपली जाएंगे देखें तो समझाएंगे। अभी जैसे आप पद्मश्री की बात कर रहे थे, ये आपको भी पता है कि आपकी सरकार ने पद्मश्री जो मिलता है किस तरह मिलता है और कैसे होता है, ये आपको पता है। आप ये बताइए कि आपके नेता जो सांसद जो बोले हैं वो सही बोले हैं कि गलत बोले हैं, आप जरा यही बता दीजिए। बिल्कुल सही, हाँ गलत ना, आप नहीं बताएंगे। हाँ बिल्कुल, बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं रत्नाकर जी। जी, मैं इनकी बात, रत्नाकर जी की बात का जवाब दे दूं। जो वरुण गांधी जी ने बोला है, ये उनका अपना है वक्तव्य जो उन्होंने दिया है, और जो केंद्रीय समिति जो उनके लिए बोलेगी कहेगी, ये शीर्ष नेतृत्व देखेगा। पहली चीज, वरुण जी जो बोल रहे हैं उन्हें खुद में नहीं पता था वरुण जी क्या बोल रहे हैं, और ये पहले कई बार हो चुका। ये किसानों के ऊपर वरुण गांधी ने जो बोला था वो रत्नाकर पता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं किसानों। रत्नाकर जी, प्रदीप जी, इंदुकांत जी, बहुत दूर तक देख लेते हैं आप, काफी पीछे भी देख लेते हैं। ये जो वरुण गांधी जो बोल रहे हैं वर्तमान में, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? और उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से जिस तरह कांग्रेस एकीकृत हुई है, एकजुट हुई है और कहीं बड़े बगावती तेवर में है, वरुण गांधी जिस तरह बोल रहे हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, जो अभी समझ में आता है चंद्रशेखर जी, उसमें मुख्य रूप से 2 मायने हैं, दिस वे और दैट वे। वरुण गांधी और उनकी माता जी, इन दोनों लोगों को जो राजनीतिक उम्मीदें थी भाजपा में, वो जब उनकी माताजी को इस बार कैबिनेट में नहीं लिया गया, एनडीए ये 2 में, बीजेपी की मोदी 2 में, तो उनकी कहीं न कहीं आशाएं धूल-धूसरित हुई। तो वो मौके की तलाश में थी कि कब मौका आए और अपना दबाव बनाए। तो वो एक दबाव बनाने की राजनीति भी हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात जो मैं इसमें देख सकता हूं वो ये है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें अगर उन्हें कोई दूसरा रास्ता मिलने की गुंजाइश हो तो वो भी इससे उनका निकल जाएगा, कुछ बयानबाजी करने से। और तीसरा छोटा सा एक मार्ग है कि इन दोनों के बीच का, कि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा माहौल, जो जाट किसान हैं वो विरोध में है भाजपा के किसान। इंदुकांत जी, बिल्कुल आपसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे चर्चा करेंगे, पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हम जवाब ले रहे थे इंदुकांत दीक्षित जी से। इंदुकांत दीक्षित जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी की भूमिका को लेकर आप बता रहे थे। मैं एक बात उस पर कहकर अपनी बात संदर्भ में खत्म करना चाहूंगा कि देखिए, इसका एक सीधा लाभ वरुण गांधी को तत्काल क्या हुआ। जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा किस तरह से लखीमपुर खीरी का और ये सब कांड हुआ, उप मुख्यमंत्री तक का विरोध हो रहा है, तमाम समस्याएं हो रही हैं, लेकिन वरुण गांधी अपनी राजनीति आराम से चमका रहे हैं। उनको, चूंकि उन्होंने किसान के मुद्दे पर भी उनके समर्थन की बात कही
तो उनको तात्कालिक जो लाभ है वो मिल रहा है। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ रत्नाकर जी की बात पे, जो उन्होंने कश्मीर के बारे में कहा था, क्योंकि मैं कश्मीर में रहा हूँ। रत्नाकर जी मुख्य रूप से जो एक्सोडस हुआ था कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से, वो 1990 के शुरू में हुआ था। और आपको याद होगा कि अयोध्या विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस समय, जिस पे आप इशारा कर रहे थे, उन्होंने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। और फिर बाद में जिस समय ये एक्सोडस का पूरा विभत्स कांड हुआ, उस समय चंद्रशेखर जी की सरकार आपके समर्थन से थी। उसी समय मुफ्ती मोहम्मद सईद उसमें सरकार में थे, और किस तरह से वहां पे रुबैया सईद का, जो उनकी बेटी थी, मुफ्ती, ये अपना महबूबा मुफ्ती की बहन, उनकी अपहरण का आज भी कहा जाता है कि नाटक रचा गया आतंकवादियों को छोड़ने के लिए। तो सब उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, किसकी सपोर्ट से चल रही थी चीजें, कौन नीतियां तय कर रहा था, इसको आप देख के तब अपनी बात रखिए तो ज्यादा उचित हो। देखिए रत्नाकर जी, इंदुकांत दीक्षित जी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, तो कोई टिप्पणी करते हैं तो गंभीरता से करते हैं, तो उसके अपने मायने होते हैं। अब आप जवाब दीजिए। इन्होंने एक चीज अभी बताना भूल गया, चूंकि कश्मीर से ये संबंध रखते हैं, तो अभी कश्मीर की परिस्थिति इस समय, वर्तमान परिस्थिति क्या है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, तो जरा उस पर भी जरा आप दृष्टिकोण बताएं कि परिस्थितियां बिगड़ी है कि बनी है। सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, ये परिस्थितियां बिगड़ी है कि बनी है, जरा ये भी अपना वक्तव्य रख दीजिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करके चले जाएंगे, लेकिन आज की परिस्थितियों के बारे में, आज परिस्थिति खराब हुई है 370 हटने के बाद, उसके बारे में भी जरा अपना 2 शब्द रखेंगे तो देश की जनता को पता चलेगा कि क्या है परिस्थिति वहां पे, क्यों लोग जम्मू में शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों पलायन हो रहा है वहां पे, क्यों आतंकी हमला हो रहा है, क्यों लोगों की जाने जा रही है, जरा ये भी तो बताइए। मौका दीजिए उन्हें, वो बोलने वाले लोग कह रहे हैं जवाब देने के लिए। जी सिर्फ 1 मिनट हम लेंगे। जी रत्नाकर जी, मैं, आपने कहा जाने के बाद, मैं 28 फरवरी को 2 दिन के लिए श्रीनगर और पहलगाम होके आया। और अभी आपकी जानकारी के लिए, अभी जिस समय वहां 2-3 अध्यापकों की हत्या की आतंकवादियों ने, उस समय मैं कश्मीर में ही था, और श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और जहां पे ये हत्याएं हुई वहां से होके आया हूं। बिल्कुल सामान्य स्थिति है, और ये जानबूझकर हत्याएं हो रही है, फिर भी सामान्य स्थिति है, की जा रही बढ़िया है, बढ़िया, जिससे लोगों में डर पैदा किया जा सके। और आपको एक चीज, ये आतंकी घटना हो रहा है, उसको नहीं, एक चीज बताइए आप इंदु प्रकाश जी, आप ये बताइए कि जो आतंकी घटना हो रही है, उस घटना की जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं है, ये बताइए। अगर वहां पे लोग मर रहे हैं तो ये सरकार की नाकामी है कि नहीं है, ये बताइए। आप सिर्फ ये कह देंगे कि लोग मर रहे हैं और वहां पे डर का माहौल नहीं है, तो ये तो मतलब आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जवाब दे लेंगे अपना इंदुकांत जी। आप पत्रकारिता को निष्पक्ष नहीं कह रहे हैं, आप पत्रकारिता निष्पक्ष बताइए, निष्पक्ष जवाब दीजिए। अगर कहीं वहां पे घटनाएं हो रही हैं, आज हमारे सबसे ज्यादा जवान जो है, वीर जवान जो शहीद हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार है आज वहां पे, उनका एलजी बैठा हुआ है वहां पे, मनोज सिन्हा जी। तो अगर हमारे वीर जवान शहीद मर रहे हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को ही लेनी पड़ेगी। आप निष्पक्षता से बात करिए, आप भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने का सिर्फ काम मत करिए। एक बड़ा फर्क ये आया है रत्नाकर जी, चूंकि बोलना है, मैं देख रहा हूं अपने प्रदीप जी को नहीं बोल पाए हैं। देखिए मेन बात यह है कि आतंकवादी मारते थे और पाकिस्तान चले जाते थे, यहाँ मारते हैं और 10 दिन के अंदर उनका इनकाउंटर हो जाता है, ये फर्क पड़ा है। इससे भयभीत है आतंकवादी, जनता में भय कम हो गया है, इसलिए आतंकी की घटना कम हो गई है। आपके कहने का मतलब है इसलिए आतंकी की घटना कम हो गई है। वाह, आप अगर जरा डेटा उठाकर देख लीजिए, जरा 1 साल के अंदर कितने लोग मरे हैं और कितने वीर जवान मरे हैं, जरा आप गूगल करके सर्च करके देख लीजिए, और कितने लोग जम्मू में पलायन हो गए हैं। आप अपनी बातों से ही किस तरह से झुठला देंगे, आप जरा गूगल करके देख लीजिए, सर्च करके देख लीजिए। लेकिन ये रत्नाकर जी बार बार में गूगल का उदाहरण मत दिया कीजिए, सब लोग यात्रा करते हैं, सब लोग जानकारी, सर जानकारी अगर है तो जानकारी लेके बात करना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि वहां लोग मर रहे हैं, और आतंकी डर रहे हैं, इसलिए आतंकी घटना ज्यादा हो रही है, ये कहीं पे इनके बातों का कोई लॉजिक है ही नहीं। अगर सरकार अगर नाकाम नहीं होती, अगर 370 हटाने के बाद अगर सरकार वहां पे सफल रहती तो इस तरह की घटना होती ही नहीं।
आप राहुल गांधी जी की तरह धारा 370 बहाल कराना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन यहाँ तो खुश हो जी, जाइए आप भारतीय जनता पार्टी के लोग आजादी लिस्ट पे लेके आए हैं, रत्नाकर जी, उसकी तरह आप खुश हैं। रत्नाकर आप जी, बोल के आप भारतीय रत्नाकर जनता जी। पार्टी जो कहती है कि लिस्ट पे लेके आए हैं आजादी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग कह रहे हैं कि 1947 में आजादी नहीं मिली, अभी सच्ची आजादी मिली है। मतलब ये आप प्रभुत्व का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप भटनागर जी, रत्नाकर सिंह जी, इंदुकान दीक्षित जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। वरुण गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये सियासी सफर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सत्ता की ओर अग्रसर है। अब देखना यह है कि ये सत्ता किस दल से उनको प्राप्त होती है और कहाँ वो राजनीति का सिरमौर बनते हैं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।